लो कर लिया अपन रिकॉर्ड। ठीक है, तो बाकी आप फॉस्फेट को भी वैसे ही कर लो। आपको पता है फॉस्फेट में क्या करना है। कोई फॉस्फेट है, डबल बॉन्ड लिखो, एक बार नेगेटिव चार्ज इसका, एक बार नेगेटिव चार्ज इसका, एक बार नेगेटिव चार्ज इसका। अब 3 हो गए नेगेटिव चार्जेस, 3 नेगेटिव चार्जेस होंगे तो बना दो, है ना। एक तो यही बन जाएगा और एक एक बार सबका डीलोकलाइजेशन कर दो तो 4 बन जाएंगे। हो गए 4, है ना। तो एक बार ऐसे कर दो, इसको पहले 1 2 3 कर लो, एक तो यही बन गया। अब एक बार ऐसे कर लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जाते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज, तो एक बन गया। इधर नेगेटिव चार्ज लिख लो, इधर नेगेटिव। फिर एक बार इसके नेगेटिव चार्ज, अब इधर क्या करेंगे अपन, एक बार इसके नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करना है, इसको डिलोकलाइज करके ये बना देता हूं। एक और बन गया। अब इसके नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करके एक और बना, लो भाई 4 बन गए। ये बन गया, ठीक है। अब आपने पूछा था C1 था, ये C2 के लिए पूछा था। हाउ मेनी NO बॉन्ड लेंथ्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। देख भाई नाइट्रेट आयन में तो एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि सभी बॉन्ड्स के पास डीलोकलाइजेशन है। सो इन नाइट्रेट आयन ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड, ओनली वन टाइप ऑफ। जैसे इसमें भी ओनली वन टाइप ऑफ CO, ये बी वाले में। इसमें भी ओनली वन टाइप ऑफ SO, क्योंकि -1/2 -1/2 नहीं, इसमें 2 टाइप हो जाएगा। इधर भी, इधर अलग होगा, इधर अलग होगा, इधर अलग होगा। ये सेम है दोनों, लेकिन ये अलग है SO। इधर दोनों ये सेम ही होंगे बस, इधर SO अलग अलग हो गए ना, क्योंकि इधर तो कभी डबल बॉन्ड नहीं हो पाएगा ना। तो इसमें 2 टाइप्स होंगे ऑफ SO, और इसमें ओनली वन टाइप ऑफ CO। ऐसे ही मैं नाइट्रेट में तो एक ही टाइप के लिखूंगा, क्योंकि सभी जगह डीलोकलाइजेशन हो रहा है। दो नेगेटिव चार्ज थे, 3 जगह डीलोकलाइजेशन। और HNO3 लिखूंगा तो ऐसे होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लिखा मैंने। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता ना, इसलिए 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन इसमें 2 टाइप के बॉन्ड लेंथ होंगे भाई। यहां तो डीलोकलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड, 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड और इसके पास नेगेटिव चार्ज। लेकिन इधर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता ना, इधर ये डबल बॉन्ड कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इधर ऐसे शिफ्ट होगा तो इधर कुछ है नहीं ना शिफ्ट करने के लिए। इधर सिग्मा बॉन्ड थोड़ी होता है, सिर्फ पाई बॉन्ड होता है। तो उसमें 2 टाइप के बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। और 2 टाइप के बॉन्ड लेंथ कैसे, अपन इसको x ले लो, इसको y ले लो और इसको z कर दो, तो अपन कहेंगे x ग्रेटर देन y इक्वल टू z। x ग्रेटर क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा इधर उधर, जैसे इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर। भाई इधर कॉन्जुगेशन होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो, अपन को पता है बॉन्ड ऑर्डर विल बी व्हाट। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो अपन कहेंगे 3 बॉन्ड है जहां डीलोकलाइजेशन है और डिवाइड बाय 1.5। अपन को पता है बॉन्ड ऑर्डर, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसमें बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। दैट इज अबाउट C2। C3 की बात करते हैं। C3 इज फॉर्मेटाइन, मतलब अगर अपन इसको H लिख लें तो ये फॉर्मेटाइन है। हाँ तो बता तो दिया ये, इसमें एक ही टाइप के बॉन्ड लेंथ होंगे। C3 वाला इज अ फॉर्मेटाइन। मैं दूसरे पेज पे जा सकता हूँ, फॉर्मेटाइन है। सो विल राइट दैट C3 में सोडियम फॉर्मेट, तो दिस इज लाइक दिस। ये तो आयनिक बॉन्ड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अपन इसको क्या अज्यूम करेंगे, ये सोडियम फॉर्मेट है, तो इसका डीलोकलाइजेशन होगा ऐसे।
तो सोडियम फॉर्मेट में जो इनका स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, ये तो हाइड्रोजन हो गया, फिर कार्बन हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड O, तो सोडियम इधर आ गया क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर 3/2। अगर अपन एक बॉन्ड को X लिखें, एक को Y लिखें, तो X = Y है 1.5 बॉन्ड है, दोनों इक्वल। अपन से डी भी पूछा था किसी ने, पर डी देख लेता। डी वाले में C4 चलेगा, C4 भी है। अच्छा, C4 में आपने पूछा था भाई, C4 तो अपन ने क्लास में किया हुआ, C4 वाला अपन ने क्लास में किया हुआ है ना भाई। आपके पास SO3 2 नेगेटिव है और HSO3 नेगेटिव है, दोनों में आपने पूछा है कि कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, तो हो गया ना। कंपेयर क्या करना, इसको डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव होगा, ये डबल बॉन्ड हो OH और O नेगेटिव होगा, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 4 बॉन्ड्स हैं अराउंड सेंट्रल एटम डिवाइडेड बाय 3 प्लेसेस पर डी रिप्लेसेशन 1.33। इधर बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू, इधर तो कभी डीलोकलाइजेशन हो नहीं सकता है, सिर्फ यही होगा 3/2 1.4 हो गया कंपैरिजन। बॉन्ड लेंथ ऑफ SO3 2 negative is larger than HSO3 negative because of bond order. Bond length inversely proportional to bond order. तो भाई हो गया कंपैरिजन। अब आपने मुझसे कहा था D1 भी पूछा था, मैं D1 बता देता हूँ। D1 की बात करें, D1 में अपने पास गिवन है, D1 में फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है भाई। सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाना है तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो, डबल बॉन्ड, फिर इधर डबल बॉन्ड है, इधर कुछ भी नहीं, और फिर डबल बॉन्ड है, दीज आर कॉल्ड एलीन्स। जब ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं ना एक साथ, इनको एलीन बोलते हैं। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, इसमें भी एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, बाकी सिग्मा। कर लो कैलकुलेट। सर वो D2A था सर, वो थोड़ा सा टाइपो हो गया। देख लिया मैंने, देख लिया, चिंता मत कर, चलेगा ना, पूछ लिया तो पूछ लिया, उसमें क्या है। ड्रॉ द टाइप ऑफ ओवरलैप्स, ठीक है, D2 का A। अब अपन को कुछ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, Z एक्सिस। देख भाई, अगर S को ओवरलैप करूंगा, ऐसे ओवरलैप करना है, ये S ऑर्बिटल है, और P ऑर्बिटल अपन को ऐसे, ये PX है, तो इसका PZ ऐसे होगा। अपन को दिया हुआ है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस, अगर इसका ये Z एक्सिस है, इसका तो कुछ भी हो सकता है, स्फेरिकल है ना, इसमें थोड़ी कुछ हो सकता है। तो अगर इसको इसके Z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू PZ, भाई XYZ तीनों 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से। इस पे ओवरलैप करोगे अगर Z एक्सिस से, तो यहाँ तो 0 ओवरलैप। बी की बात करता हूँ, P और PX। हाँ बोलो सर, मैं उस S वाले को कहीं और पर नहीं लगा सकता हूँ, मतलब ऊपर या फिर नीचे वाले लोब पर। अबे तो लिखा तो है उसमें, इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर मतलब इन दोनों को अप्रोच करना Z एक्सिस के थ्रू ही अप्रोच करना पड़ेगा। तो क्या इसमें Z एक्सिस पे लोब है क्या? नहीं सर। तो फिर 0। हाँ सर, हो गया। समझा ना? यस सर। किसी और को डाउट है उनमें देख लो भाई, ये ओवरलैपिंग में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। किसी और को किसी और में कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ। दूसरे वाले में उनने पीएक्स कहा है अपन से, तो इसका पीएक्स ले लेते हैं। अपन कहेंगे चलो यही पीएक्स हो गया, लेकिन ये जेड है।
भाई जेड और पी तो परपेंडिकुलर होंगे ना, और इसका भी जेड है और ये पी एक्स है। अगर दोनों के जेड एक्सिस से दोनों को अप्रोच करेंगे तो क्या बना सकते हैं अपन इसमें, क्या बना लें, वर्टिकल ओवरलैपिंग हो गई ना। हाँ सर। बोलो, मतलब तुम लोग वो तो भाग गए सब, वो एक्सक्यूज चाहिए होता है बच्चों को, पता है, वो सब भाग गए, मुझे पता है, वो नहीं रुकेंगे। एक बार बोल दो ना अपन की नहीं हाँ चॉइस है तो भाग जाते हैं। अब तुम लोग बताओ, और कोई डाउट है इसमें से, तुम लोग बता दो मुझे कि और कोई डाउट है तो मैं बता दूंगा। कोई नहीं, सर चलो D1 कौन सा, पार्ट 2 D1। I2, यार मैंने जो सुना है वो था I2 बोल रहा है तू, मुझे पता नहीं, अगर मैंने गलत पार्ट 2 बोला। अच्छा पार्ट 2 का B1, लिख देना यार, लिख दे। थैंक यू। पार्ट 2 का D1 बोल रहा है, चलेगा। अब देख, इसमें अपन से पार्ट 2 का D1 में पूछा उसने, D1 है, ये बोल रहे हैं अपन से विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ क्योंकि इधर थोड़ा स्पेस मिलेगा ना अपन को। पार्ट 2 का D1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप इनकरेक्ट अज्यूमिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस, अज्यूमिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस, चलेगा। B2 भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस चलेगा। तो अब देख अपन क्या करेंगे, जैसे अपन को गिवन है पी वाई, मान लेते हैं ये पी वाई है और दूसरा भी पी वाई, इनको z के अलोंग अप्रोच कर पा रहा है, तो अपन को पाई टू पी पाई बन जाएगा 2py, क्योंकि ये 2py भी था, ये भी 2py था। तो फर्स्ट वाला जो था, ए वाला जो था वो मेरे लिए करेक्ट है, आपने पाई बॉन्ड लिखा हुआ है तो वो बनेगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस ले रखा है, ये z से अप्रोच किए थे। दूसरे वाले में आपने लिखा हुआ है, बी वाले में आपने, अब pz है तो मैं ऐसे बना लेता हूं भाई, यही pz है और ये भी pz है, तो इससे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा 2p, ठीक है। अब अपन कहेंगे सर मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे करूंगा, pz को ऐसे लिखूंगा, क्या प्रॉब्लम है, ये भी pz है, ये भी pz है, और मैं इसको x से ऐसे अप्रोच करूंगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो अपन कहेंगे ये किसने कहा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस है, z एक्सिस से आपको इसका z और इसका z एक ही न्यूक्लियर पे ऐसे एक्सिस पे अलाइ करना चाहिए, तब अप्रोच करो एक दूसरे को, समझ गए ना। जैसे अपन ने यहाँ किया तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना इनके ऊपर, तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, बी भी करेक्ट है। सी वाले को देखिए, सी वाले में आपने कहा 1s, और देख s तो कुछ भी हो सकता है, इसका तो कुछ भी हो सकता है, एक मिनट रुकना, अब सी वाला जो है ना, अब उसमें देख एस तो कुछ भी एक्सेस हो सकता है एक्स का, लेकिन आपने पी वाई बना रखा है जो कि जेड से परपेंडिकुलर होगा, जीरो वाला, भाई हमें आपस में, इसका तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो जेड एक्सेस होगा वहीं से आपको एस ओवरलैप करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सेस क्या है, दो ऑर्बिटल को अप्रोच करने का एक्सेस क्या है, जेड, तो इसके जेड से लाना पड़ेगा आपको, तो वहां पर जीरो होगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं अपन से, पाई बॉन्ड बन जाएगा। अरे पहले तो अपन कहेंगे ये एसपी ओवरलैप, एस से कभी पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता, पहले तो आप बेवकूफ मत बनाओ मुझे,
ठीक है, पाई बॉन्ड बना रहे ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड के लिए कम से कम पीपी ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए। अब डी की बात कर लो, एस और पी वाई, ये तो डी है यार, ये तो डी था, एस और पी वाई है, ये सी है, तो इधर उधर हो गया। 2px और 2px, हाँ तो 2px z एक्सेस ये हो गया, ये 2px हो गया, और ये भी z एक्सेस हो गया, और ये 2px हो गया। हाँ तो इन दोनों के ओवरलैपिंग से अगर z एक्सेस से दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे अपन, तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई 2px बोल दो, अगर बना रहे हो तो बनेगा, नहीं तो नहीं। हाँ तो सी वाला करेक्ट, मेरे ख्याल से अपन मान सकेगा। इनमें से मतलब कौन सा इनकरेक्ट बताना था। हाँ तो हो गया ना, डी वाला, डी इज इनकरेक्ट, 0। अब मुझे लगता है मतलब करना क्या है, समझ गया, अच्छा समझ गया था। पार्ट 2 का सी भी था, एक मिनट रुकना, पार्ट 2 का B2 भी पूछा, फिर पार्ट 2 का C5 भी पूछा था, C4 भी पूछा था, चलेगा। और पार्ट 2 का चलेगा, चलो बस आ गई। पहले B2 कर ले, पर B2 में क्या है देख लेते हैं। B2 वाले पिक आउट द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO2। हाँ तो ठीक है ना, एक बात बताओ, B2 में जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं ना, अब तक अपन क्या पढ़ते हैं, आप रुक जाओ, सुन लो एक मिनट, रुको सुन लो एक मिनट। B2 वाला ये नहीं है, ये तो लिखा है उसमें, अब पहले सुन लो, अच्छा ठीक है। पार्ट 1 का C3 C4 तो कर चुके हैं, पार्ट 1 का C3 C4 तो कर चुके हैं। रुको तो सर मैं ज्वाइन मैसेज अभी क्या, मैंने मैसेज अभी भाई अभी रुक जाओ, जो भी है मतलब पार्ट 2 वो कर चुके हैं जो तुम पूछ रहे हो ना, मतलब पार्ट 1 का C3 C4 कर चुके हैं। अगर नहीं किया आपने तब 8 बजे क्लास में आना, ठीक है। अब रुक जाओ पहले, नहीं तो फिर ऐसे ही करते रहेंगे ना, रुक जाते हैं बेटा, अभी मुझे बता दो। अब पता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रक्चर। हम अभी तक क्या पढ़ते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन ऐसे पढ़ते हैं, तो देखो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नाइट्रोजन -3, सब में 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अलग अलग, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर कुछ बनते ही नहीं है, तो आयंस है। अब तक अपन ऐसे पढ़ते हैं। अब जब मुझे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है ना, तो मुझे स्ट्रक्चर भी चेक करना होगा। जैसे उसने कहा एग्जांपल में CO2 का आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ, तो CO2 क्या है, लीनियर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और 2 12, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, 8 उसका एटॉमिक नंबर, 12 और 6 ये हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, कार्बन होता है 6, ऑक्सीजन होता है 8 दूनी 16, 16 और 6 टोटली कर देते हैं, मतलब 22। चलो ऑप्शन देखते हैं। अब पहले N3 नेगेटिव, तो N हो गया 7, 7 3 जब 21 और 22 आया, पहले वो तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो गलत हो गया। बी की बात करते हैं, बी वाले में CNO नेगेटिव, कार्बन 6 + 7 + ऑक्सीजन 8 + 1 8, कितने हो गए, 16 और 6 22 हो गए, ठीक है। अब सी की बात करते हैं, 22 हो गए तो टिक नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है मुझे स्ट्रक्चर भी चेक करना है और लीनियर होना चाहिए। ये लीनियर स्ट्रक्चर है, मुझे ये भी चेक करना है मॉलिक्यूल में। मैंने आपको बताया आइसो इलेक्ट्रॉनिक अब तक अपन इससे पढ़ते हैं, लेकिन अगर उनकी ज्योमेट्री अलग अलग है तो ज्योमेट्री भी सेम होनी चाहिए उनकी। अब रुकना एक मिनट है, सी को देख लेते हैं। सी में अपने पास गिवन है 2 नाइट्रोजन, सो 7 + 6 + 7 + 2, 14 + 6 20 22 ये भी आ रहा है,
डी, डी वाले में अपने पास गिवन है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज। अब अपन को चेक करना है ए वाले में है, 22 इसमें भी थे। अब पहले अपन चेक करते हैं नाइट्रोजन N3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये होगा ये N3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। इसके अराउंड 2 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp लीनियर हो गया। दूसरा वाला क्या था, CNO, CNO का मतलब हो गया हमारे पास ऐसे, CNO मतलब ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और नेगेटिव चार्ज। कैसे लिखा हुआ है उसमें, O पे नेगेटिव चार्ज, C ट्रिपल बॉन्ड N O नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है उसमें, CNO ना। अब C इज द सेंट्रल एटम, डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड O, उस पर नेगेटिव चार्ज और ट्रिपल बॉन्ड है आइसोसाइनिक, ये भी sp है बड़े। इधर चेक करता हूँ, 2 हो गए तो ऑल ऑफ दिस तो मैं टिक कर ही दूंगा, क्योंकि अब 2 आ गए तो तीसरा तो हो गई, क्योंकि 1 ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है उसका। इसका अपन साइनामाइड आयन बोलते हैं, साइनामाइड। मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया, तो अलग अलग लिखता हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा। MIDE साइनामाइड आयन। ये तो था आपका B2। अब मुझे आपको बताना था C5 एंड C4, तो एक मिनट रुकना, C3 और C पार्ट 1 का C3 C4, अब रुक जाओ, C3 C4 में बताता हूँ, एक मिनट रुकना है, पहले अपन ये कर लें C4 फिर C5 कर लेंगे। C4 में आपने पूछा है कि बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर बताओगे, हाँ तो लिखो ना बेंजीन, लिखा तो था, मैंने ऐसे किया था। अब हर एक हाइड्रोजन के पास एक होगा, किसी भी कार्बन से कैलकुलेट कर लो, तो मैंने कहा था ये डबल बॉन्ड कभी यहां डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे डिलोकलाइज होता है। तो इस कार्बन एटम के अराउंड कितने बॉन्ड्स हैं जहां डिलोकलाइजेशन होगा, यहां कभी नहीं होगा, तो अपन कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 जहां डिलोकलाइज होता है, और डिवाइडेड बाय 2 जगह, या तो यहां रहेगा या फिर यहां रहेगा, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। हो गया बॉन्ड ऑर्डर। C5, among the following species which has the weakest carbon oxygen bond, हाँ तो weakest का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर, पूछोगे आप मुझसे, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर वीकेस्ट, बॉन्ड स्ट्रेंथ अपन को पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। वीकेस्ट के लिए मुझे क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आएगा तो वीकेस्ट होगा, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना क्या गिवन है अपन को, C5 में CO2, हाँ तो ठीक है, CO2 विल बी लाइक दिस, CO2 में रेजोनेंस फिनोमेना है, बिल्कुल है, तो 4 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ये तो 2 आ रहा था, वैसे भी डबल बॉन्ड था, हमें क्या फर्क पड़ता है, बी की बात करते हैं, एस्टेटाइट, हाँ तो ये तो अभी बताया था आपने, 3/2 आता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ या यहाँ हो सकता है, और इक्वल बॉन्ड लेंथ होगा, इधर कभी नहीं आ सकता, तो बॉन्ड ऑर्डर 3/2। सी की बात करते हैं, CO में तो ट्रिपल होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो ड्रॉ करके अपन ने कई बार देखा, CO का स्ट्रक्चर। डी की बात करते हैं, डी में अपन को गिवन है कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव आयन, हाँ तो स्ट्रक्चर बना देते हैं उसको, ऐसे बनता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 4 बॉन्ड है, 3 जगह डिलोकलाइजेशन 3/1.33, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ये वीकेस्ट होगा, 1.33 है बॉन्ड, हो गया C4 भी हो गया। अब किसी का और कोई है तो बोलो,
पार्ट 2 का C5 बता दिया मैंने। क्या पूछा तुमने? एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्टेट। हाँ तो बताएंगे ना सुपर ऑक्टेट व्हाट इज सुपर ऑक्टेट। पार्ट 2 का C2 कर लेंगे ना, पहले एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्टेट कर देता हूं। सुपर ऑक्टेट भाई जिसमें which has more than मतलब which has more than 8 electrons, hypervalent molecule, hypervalent molecule चलेगा। लो भाई PCl5 फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cl को हर एक Cl को एक देगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के पास कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। लो भाई सुपर ऑक्टेट होगा। SF6 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास। H2SO4 सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन। IF7 14 इलेक्ट्रॉन। ये सुपर ऑक्टेट। ठीक है, आप बताओ। हाँ इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको बता दिया। अब पार्ट 2 का C2 भी पूछा है किसी ने, तो मैं C2 भी बता देता हूँ। C2 तो अभी एक्सप्लेन किया ना अपने पास, ऐसे कि मैंने। अब देखो अपन को एक बात पता है कि ये डिलोकलाइजेशन सिर्फ यहां हो सकता है, यहां कभी नहीं हो सकता। अगर यहां नहीं हो सकता तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो होगा 1, लेकिन इधर तो डिलोकलाइजेशन होगा ना। इस पार्ट में तो डिलोकलाइजेशन होगा। अगर इसमें डिलोकलाइजेशन होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अलग होगा। कितना? 3 बॉन्ड्स 2 जगह डिलोकलाइजेशन 1.4। तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो इक्वल होने वाला है, लेकिन ये बड़ा होगा। सो अगर मैं इसको जैसे उसमें लिखा हुआ ये x है, ये y है और ये z है, तो x ग्रेटर देन y इक्वल टू z होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो बड़ा होगा, और इधर डिलोकलाइजेशन है तो पार्शियल बॉन्ड होंगे। देखिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लीजिए। अभी बताओ, और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? बोलो। वेस्पर थ्योरी वगैरह में कुछ भी, कोई भी डाउट है? हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पार्ट 2 का E4, ठीक है। पार्ट 2 का E4 देख लेते हैं। ये E4 आ गया। E4 में इन विच रिएक्शन इन्वॉल्व अ चेंज इन इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री फॉर द अंडरलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो अपन देख E4 में पहले एक ही बात करते हैं कि इसमें ज्योमेट्री चेंज हो रहा है, तो इसमें तो BF3 है तो sp2 है। अगर मैं इसको F नेगेटिव से रिएक्ट करूंगा तो इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। sp3 हो गया, ये तो हो जाए। बी की बात करता हूं, अमोनिया, ये sp3 है और इसमें एक प्रोटॉन देते हैं, तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो बनेगा NH4 पॉजिटिव। ये अभी भी sp3, नो चेंज इन ज्योमेट्री। सी की बात करता है, मैंने ट्वाइस ऑफ SO2 को रिएक्ट करवाया O2 के साथ टू फॉर्म ट्वाइस ऑफ SO3। SO2 इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और SO3 is also sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
नो चेंज। डी वाला देख लेते हैं, H2 sp3 होता है। H प्लस आइन को अपन रिएक्ट करेंगे तो H3 पॉजिटिव बनेगा। अभी भी sp3 ये भी नहीं हो गया। अब बताओ, आपने पूछा था किस रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन मतलब ज्योमेट्रिक चेंज हो रही है, इसमें हो रही है। अब बोलो, अब बोलो, किसी और का कोई डाउट है तो। पर कोई डाउट है बोलो यार, ऐसे मजा थोड़ी आएगा, मतलब डाउट्स डाउट जैसे होना चाहिए, मतलब सारे बिल्कुल। सर हाँ बोलो। सर एक्सरसाइज 1 से इतना ही। एक्सरसाइज 1 से इतना ही था, अब एक्सरसाइज 2 बताओ। मतलब अज्यूमिंग कि बाकी सारे हो गए, एक्सरसाइज 2 बताओ। सर एक्सरसाइज 2 भी पूरा नहीं हुआ। अरे यार, फिर यूनिट टेस्ट अभी होना है और तुम्हें फिर एक्सरसाइज 2 पूरा नहीं, जितना हुआ उतना पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना हुआ, अगर हुआ है तो सर पूछ लो। आपने एक्सरसाइज 3 करने बोले थे। तो एक्सरसाइज 3 बता दो, अगर करने बोला था तो बेटा और भी अच्छी बात है, एक्सरसाइज 3 से पूछ लो। चलो, यू ऑल हैव 1.5 आवर, आप मतलब 2 घंटे के आसपास हैं, मेरी क्लास है, उसके बाद 8 बजे फिर आ सकते हो आप, हैं? मैं 8 बजे फिर बताऊंगा सेम डाउट्स। अभी आप पीरियोडिक टेबल में कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी का कुछ और डाउट है क्या? एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6, वाह ये हुई ना बात। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बनता है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन को गिवन है हाइड्रोजोइक एसिड, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 में हाइड्रोजोइक एसिड गिवन है, चल दूसरे पेज पर। उसमें अपन को गिवन है हाइड्रोजोइक एसिड, ये होता है हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है? इसमें -1 लिखा है, इसमें +1 लिखा है, चलेगा। और ये इसमें ऐसे स्ट्रक्चर है, इसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है, इधर देख नाइट्रोजन पे फिर पॉजिटिव लिखा है, वो ना मतलब अपन को वो नहीं दिखाते, चार्जेस नहीं दिखाते जनरली, 1 2 3 4, इधर -2 लिखा है, चलेगा। अब क्या एक और लिखा हुआ है, एक और लिखा हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि H है, N है, N पे -1 है, -1 का मतलब 1 2 3 4 5 6 और एक 7, -1 तभी आ सकता है। फिर N और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और ट्रिपल बॉन्ड N, ये होगा। अपन नाइट्रोजन के काउंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें ना 1 2 3, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और कहाँ गया भाई? एक पॉजिटिव चार्ज है तो हटाया होगा आपने, एक और कहाँ गया? इसका इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज किया तो 1 2 3 4, चलो पॉजिटिव चार्ज आया तो एक हटा दिया होगा आपने, इसलिए पॉजिटिव लिखा। और ये तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया वो देखना था मुझे। अब इस नाइट्रोजन के देखें, 1 2 3 4 5, एक आपने इधर ऐड किया, इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन एक इसको दिया तभी पॉजिटिव चार्ज आया, इसको दिया होगा आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आया। तो अब अज्यूम कर लेते हैं कि चलो जो भी है टोटल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दिया होगा आपने। अब वैसे इसमें अपन कर नहीं सकते ऐसे हैं, क्योंकि अपन को इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे इसमें, चलो बाकी देखते हैं। अब इन तीनों में क्या पूछा अपन से? लीस्ट स्टेबल, पता है ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें सारे एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी सारे एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है।
इसमें भी सारे एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, इसमें भी सारे एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, इसमें भी कंप्लीट है, इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो बाकी अगर किसी स्ट्रक्चर में किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो उन स्ट्रक्चर से कम स्टेबल होगा जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब वो की स्टेबिलिटी की बात करें अगर तो बिकॉज ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट वन ऑफ द नाइट्रोजन, इसलिए वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। सर 1 और 2 की हम बता सकते हैं क्या, मतलब किसी बता तरह से? लेकिन बता अभी थोड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन बता सकते हैं अपन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन ये बता Okay. सकते हैं कि 1 वाला ज्यादा स्टेबल है 2 से 3 वाले से, लेकिन उतना रेजोनेंस फिनोमेना कंसेप्ट अभी पढ़ा नहीं पता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 पढ़ेंगे ना अभी, उसे बता सकते हैं। अपन कैसे बताएंगे, देखो मैंने कैसे अभी तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि कुछ कुछ तो आपका पता है। इसमें भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। ये वाला नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लोन पेयर भी दिख रहे हैं ना। तो अपन कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 वाले से, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। पॉजिटिव चार्ज को देख लो, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में दोनों ही sp है, इसलिए बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अपन नेगेटिव चार्ज से बता सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज से बताया, वो बेस्ट था। ये था। ओके सर। ठीक है, अब बताओ। सर अभी तो इतना ही हुआ, शाम को पूछ सकते हैं, मतलब चलेगा आने वाले। चलेगा। तो फिर अपन पीरियडिक टेबल पे चलें। सर उसका डिस्कशन तो हो गया था लेकिन। पीरियडिक टेबल कंप्लीट है। हाँ सर, उसका डिस्कशन भी हो तो गया था तीनों मोल बैचेस के साथ। कॉन्सेप्ट सर उसके एक्सरसाइज 1 का हो गया था और 2 के कुछ क्वेश्चंस का हो गया था। एक्सरसाइज 2 भी हो गया था, क्योंकि अपन को देखो सारे डिस्कस करने हैं। संडे को 17 को यू आर हैविंग टेस्ट। सर उस एडवांस वाले टेस्ट में बॉन्डिंग भी आएगा? मोल कॉन्सेप्ट आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, पीरियडिक टेबल आएगा, बॉन्डिंग नहीं है। ओके सर। लेकिन यूनिट टेस्ट में बॉन्डिंग आ रहा है। हाँ सर। अब अपन से किसी ने कोई एक क्वेश्चन और पूछा था, जिसके लिए मैंने कहा था अभी रुक जाए यार। क्या पूछा था उसने, कुछ पूछा था ना ऐसे। अरे भाई कहाँ गया वो। हाँ, पार्ट 1 का C3 C4 पूछा था। पार्ट 1 का C3 C4 शायद अपन कर चुके थे और उसने वापस पूछा था, इसलिए मैंने उससे कहा था कि रुक जाओ, है ना, ऐसे कुछ था। चलो अपन देख लेते हैं, तो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। C3 C4 पूछा था। हाँ तो C3 और C4 ना दोनों ही किए थे ना अपन ने। चलो चलेगा ना। अभी वैसे C3 में बता चुका अपन ने ना, C3 में ये फॉर्मेट आए, तो ये फॉर्मेट आइन होगा। इधर कोई भी कैटाइन लिख सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्कली मेटल एक ही बात है। अब अपन क्या करेंगे इसमें, भाई अपन को पता तो था कि डीलोकलाइजेशन सिर्फ यहां हो सकता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो। भाई अपन को कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बताना है, ये थोड़ी बताना था। तो या तो कितना आएगा 3/2 आ गया, 1 2 3 बॉन्ड्स हो गए, डिवाइड बाय 2 जगह डीलोकलाइजेशन और दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो इसमें तो अगर ये बॉन्ड लेंथ x है और ये y है तो x = y। लेकिन अगर अपन को इसकी जगह ऐसे गिवन होता ना, बाइकार्बोनेट है,
तो अपन क्या करते हैं फिर बाइकार्बोनेट आयन तो सर ऐसे हो, ये डिलोकलाइजेशन इधर तो पॉसिबल है लेकिन ये डिलोकलाइजेशन इधर कभी नहीं आएगा। तो इसमें तो अगर मान लो ये एक्स बॉन्ड है, ये वाई बॉन्ड है और ये जेड है, तो एक्स का बॉन्ड ऑर्डर तो 1 रहेगा क्योंकि वो तो सिंगल बॉन्ड है, उधर कभी पार्शियल डबल बॉन्ड तो बन ही नहीं पाएगा। इस पार्ट में तो बनेगा ना पार्शियल डबल बॉन्ड, इधर वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में तो बनेगा ना। तो अपन लिखेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा क्या, 3 बॉन्ड 3/2 1.5। तो बॉन्ड लेंथ ये छोटा है इसलिए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर छोटा है इसलिए बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। तो अपन कहेंगे बॉन्ड लेंथ x will be greater than y equal to z। C4 देखो यही है C4। C4 में आपसे SO3 2 नेगेटिव और HSO3 नेगेटिव का कंपैरिजन करना है। SO3 का 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर है 4/3 और HSO3 का बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज कितना 3/2। ये 1.5 है और ये 1.33 है। आपको पता है बॉन्ड लेंथ जो छोटा होगा बॉन्ड ऑर्डर उसका बड़ा। बताओ किसी को और कोई डाउट है तो बोलो। अभी वी कैन हैव अ डाउट क्लास फॉर केमिकल, मतलब उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर या आपका कोई भी डाउट है, आप जो मर्जी चाहे पूछ लो। आप जो मर्जी चाहे पूछ सकते। चलेगा 8 बजे क्लास में फिर आ सकते हैं आप, और 8 बजे वाली क्लास में पूछ लो, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर मैं ये कैलकुलेट करने के बाद, डिस्कस करने के बाद वापस फिर वैसे वहां कुछ पार्ट बचा हुआ है तो उनका फिर मैं पढ़ाऊंगा। चलेगा, चलो फिर ठीक है, अब बाकी बात में पूछ लो। सो दैट इज ऑल।